शुभ मध्याह्न बच्चों। मैं हर्षिदा जवाहर नवोदय विद्यालय डांग से। बच्चों, आज के सेशन में हम आपकी जो पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 है उसमें से उसका जो पाठ है स्मृति, जो कि एक कहानी है, उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे कि स्मृति कहानी में क्या कहा गया है, उसमें किस घटना की ओर संकेत किया गया है तथा लेखक ने उसमें किस बात को अधिक रूप से उजागर किया है। पहले तो हम यहाँ पर जान लेते हैं कि स्मृति का अर्थ होता है, वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम इस पर प्रकाश डालते हैं कि स्मृति का अर्थ होता है याद करना, यादें। और हमेशा हम पुरानी बातों को याद करते रहते हैं। पुरानी यादें जो भी सही, गलत, अच्छी, मीठी रही हो, हम उसे हमेशा याद करते हैं। लेकिन कभी कभी भूतकाल की कुछ यादें या कुछ घटना ऐसी होती है जो हमारे दिमाग से कभी जाती ही नहीं है, वो हमेशा हमें याद रह जाती है। तो यहाँ पर भी लेखक ने भूतकाल में हुई एक घटना को लेकर के अपनी याद को हमारे सामने तरोताज़ा किया है। अब वो घटना कौन सी थी, ऐसा उनके साथ क्या हुआ था जो आज तक उन्हें बराबर भली भांति याद है, उसके विषय में हम जानेंगे। और इस कहानी के जो कहानीकार है वो है श्री राम शर्मा। हम उनके विषय में बाद में जानेंगे। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत ही संक्षिप्त में आज हम इस कहानी को समझ लेंगे, ठीक है? तो चलते हैं कहानी की ओर कि कहानी में क्या कहा गया है। तो बच्चों, बहुत डिटेल में न जाते हुए हम देख रहे हैं कि जो ये प्रस्तुत कहानी है उसमें उसके जो लेखक है उनके गांव के साथ जुड़ी हुई ये कहानी है। तो प्रस्तुत कहानी लेखक के गांव की अपनी कहानी है। ये भयानक रस का एक सनसनीखेज पाठ है। कहने का मतलब है कुछ ऐसी घटना, बड़ी घटना उनके साथ हुई है जो भयानक रही होगी। हमेशा यादें अच्छी होती है ऐसी ज़रूरी नहीं है, कभी कभी दुखदाई यादें भी होती हैं, कभी कभी मीठी भी यादें होती है, कभी कभी भयानक यादें भी होती है, डरावनी यादें भी होती है ना हमारे जीवन में। तो ऐसी ही भयानक रस से जुड़ी हुई ये एक कहानी है। कहते हैं सन 1908 की बात है। सर्दी बहुत भीषण थी। कौन सा समय चल रहा था? तो सर्दी का समय, सर्दी का मौसम था, मतलब करारी ठंडी उस समय पड़ रही थी। और शाम के लगभग 3 या 4 बजे होंगे। कितने बजे थे? शाम के 3-4 बजे थे। और उस समय लेखक की जो उम्र थी वो कितनी थी? 11 वर्ष की। लेखक 11 वर्ष के थे। वह अपने साथियों के साथ बेर तोड़ रहा था कि उसके बड़े भाई का बुलावा आया। देखो, उन्होंने घटना की शुरुआत की है कि अपने गांव की बात है और बहुत ही भयानक ये कहानी उनके लिए बनी रही है। सर्दी का मौसम था, शाम के 3-4 बजे होंगे और लगभग 11 वर्ष के करीब उनकी आयु थी। तो उस समय वो अपने मित्रों के साथ बेर तोड़ रहे थे। खाने के लिए बेर होते हैं ना, झाड़ियों में से वो क्या कर रहे थे? बेर तोड़ रहे थे कि उसी समय उनके बड़े भाई साहब का बुलावा आया। किसी ने आके उन्हें समाचार दिया कि आपके बड़े भाई आपको बुला रहे हैं, तुम्हारा बड़ा भाई तुमको बुला रहा है, जल्दी से घर पहुंचो। आगे क्या होता है? वह मार खाने के भय से आया। अब पहले के समय में ऐसा था कि बड़ों की बहुत अहमियत रहती थी और बड़ों का डर भी रहता था। आज के जैसा नहीं था कि माता पिता है कि बड़े भाई है तो किसी को कोई डर नहीं होता है, हम कुछ भी कर ले। हाँ, उस समय में ऐसी बातें नहीं हुआ करती थी। तो लेखक को तो बहुत डर लगा कि भाई ने अचानक से क्यों बुलाया। तो उन्हें लगा कि एक तो मैं लेट हो गया हूँ, शाम का समय है, बाहर खेल रहा था, तो लगता है कि मुझे तो मार ही पड़ने वाली है या तो मुझे डांट पड़ेगी। तो वो मार खाने के भय से आया। वो बराबर तैयारी में आए, क्या तो मुझे पढ़ने ही वाली है, 2-4 चपाटे तो पढ़ ही जाएंगे करके।
पर उसे चिट्ठी डालने मक्खनपुर भेजा गया, लेकिन भाई ने उसे दूसरे काम के लिए बुलाया था। कौन सा काम? चिट्ठी डालने के लिए मक्खनपुर जाना था। देखो उस समय में तार टपाल या पोस्ट विभाग है वो इतने विकसित नहीं थे कि हमारे घर के नज़दीक या हमारे गांव या हमारे इलाके में ही हमें मिल जाए। तो उन्हें कोई दूसरे गांव, वहाँ से नज़दीक कोई दूसरा गांव होगा मक्खनपुर, वहाँ पर चिट्ठियाँ पोस्ट में डालने के लिए जाना था, डाक विभाग में। मक्खनपुर जाने के रास्ते में एक सूखा कुआं पड़ता था जिसमें वे स्कूल से लौटते समय डेला मारते थे। अब मक्खनपुर बहुत नज़दीक नहीं होगा, थोड़ा होगा 5, 7, 10 किलोमीटर की दूरी पर, या तो करीब 2-4 किलोमीटर की, वो जो भी है। तो वो कहते हैं कि मक्खनपुर जाते समय रास्ते में कुआं पड़ता है जिसमें पानी नहीं रहता था अधिकतर रूप से, और उसी कुएं में वो लोग क्या करते थे, जब भी स्कूल से वापस आते उस समय उसमें ढेला मारते। ढेला मतलब पत्थर फेंकते थे वो लोग, ऐसे मस्ती करते थे स्कूल से लौटते समय। और आज वो अपना डंडा भी साथ लाया था जिससे वह कई सांपों को मार चुका था। अब देखो यहाँ पर बात आई है सांप की। किसकी बात आ रही है? सांप की सीधी बात कर रही है। तो लेखक कहते हैं कि आज तो वो अपने साथ में अपना बड़ा वाला डंडा भी लेके आया था जिससे वो भूतकाल में बहुत सारे सांपों को मार चुका था। इस बार भी वह अपने छोटे भाई के साथ कुएं पर जाकर ढेले मारने लगा। आज भी उन्हें वो पुरानी बात याद आ गई जो मस्ती वो स्कूल से लौटते समय कर रहे थे। तो लेखक को आज भी वो मस्ती याद आ गई, तो उन्होंने क्या किया, कुएं के नज़दीक जाकर जैसे वो कुएं के पास आए, फिर से एक ढेला उठाकर उसमें जोर से मारा, कुएं के अंदर पत्थर फेंका, ढेले को फेंका। उन्हें कुएं के अंदर से सांप के फुफकारने की आवाज़ सुनाई पड़ी। अब बात आई देखो सामने कि अब उन्हें किसकी आवाज़ आई। जैसा ही उन्होंने अंदर ढेला फेंका कुएं में, कि अंदर से एक जोर से सांप के फुफकार मारने की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। ढेला मारने के लिए जैसे ही वह झुका, उसकी टोपी गिर गई और उसमें रखी चिट्ठियाँ लहराकर कुएं में जा गिरी। वह घबरा गया। देखो क्या हुआ, एक तो सांप की आवाज़ सुनाई दी और उस पर से ये हुआ कि जब वो ढेला मारने के लिए झुके होंगे कुएं की तरफ, तो उनकी जो सिर पे रखी हुई टोपी थी वो गिर गई। और टोपी तो गिरी, लेकिन टोपी के नीचे क्या रखा था उन्होंने? वो चिट्ठियाँ रखी थी जो बड़े भाई ने उनको डाक में डालने के लिए दी थी, है ना। तो क्या हुआ, टोपी तो गिरी, साथ में वो चिट्ठियाँ भी टोपी में से गिरकर सीधी कहाँ जा गिरी? कुएं में जा पड़ी। अब वो तो बड़ा ही घबरा गए। देखो कभी कभी क्या होता है, हम शैतानी कर बैठते हैं, लेकिन शैतानी करते समय उससे बड़ी आपदा या विपत्ति हमारे सामने आके रुक जाती है। यहाँ पर भी ऐसे हुआ, वो शैतानी करने गए, थोड़ी शरारत करने गए, पुरानी याद ताज़ा हो गई तो ढेला मारने के लिए कुएं में फेंका, लेकिन फेंकते समय टोपी गिरने के कारण उसके अंदर जो चिट्ठियाँ रखी थी, जो अमूल्य काम दिया था भाई ने, वो ही चिट्ठियाँ नीचे कुएं में गिर गई। अब पहले से कुएं में से तो सांप के फुफकार की आवाज़ तो उन्होंने सुन ही ली थी, तो उन्हें अनुमान तो हो ही गया था कि कुएं में तो बड़ा वाला सांप बैठा ही है। अब वो बहुत भारी रूप से घबरा गया कि अब क्या करेंगे, चिट्ठियाँ गिर गई है, अंदर तो सांप बैठा है, आगे क्या करे। तो वो घबरा गए। वह झूठ नहीं कह सकता था। अब उस समय में झूठ बोलना भी सही नहीं माना जाता था और अपने बड़े भाई से वो झूठ भी नहीं बोल सकता था। अतः उसने कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने का निर्णय लिया। देखो कितना बड़ा काम उसने हाथ पे ले लिया। उसे लगा कि भाई से झूठ बोलना तो ठीक नहीं होगा, झूठ बोलूँगा तो भी आज नहीं तो कल पकड़ा जाऊँगा,
क्योंकि अगर वो चिट्ठियाँ मैंने डाक में डाली ही नहीं होगी तो वो जिस पते पर जानी चाहिए वहाँ पर पहुँचेंगी नहीं, तो उसके द्वारा तो भाई को पता ही चल जाएगा कि इसने वो काम नहीं किया है। फिर वो मुझे पूछेगा तो उसके लिए भी मुझे मार पड़ेगी, और मैं झूठ तो नहीं बोल सकता हूँ, झूठ बोलने पर भी मैं पकड़ा तो जाने वाला हूँ। तो उन्होंने क्या निर्णय लिया कि वो कुएं में उतरेंगे और वो चिट्ठियों को बाहर निकाल लेंगे। उसने अपनी और भाई की धोती उतारकर एक सिरा चरसपुर की लकड़ी से बांध दिया और उसकी सहायता से धीरे धीरे उतरने लगा। लेखक जो थे वो अकेले नहीं थे, उसके साथ उसका छोटा भाई भी आया हुआ था। तो अब जैसे उन्होंने निर्णय कर लिया कुएं में उतरने का, तो उन्होंने क्या किया, अपनी धोती तथा अपने भाई की धोती निकाल ली। उस समय में तो धोतियाँ ही पहनते थे, उस समय में कहाँ पर हाफ कैपरी या जीन्स के पैंट, हाँ ये तो बरमूडा वगैरह होता था, धोती पहनते थे वो लोग। तो दोनों की धोतियाँ निकाली, दोनों की धोतियों को एक लकड़ी के सहारे बांध दिया और फिर उसकी मदद से वो धीरे धीरे कुएं में उतरने लगा। देखो कितना साहस उनके अंदर आ गया और कितना साहस भरा काम वो करने लगे, जबकि पता है कि अंदर तो मौत बैठी है, अगर उतरेंगे तो सांप तो डसने ही वाला है। फिर एकदम से अचानक से ऊपर कैसे आ पाएंगे, और कोई मदद वाला भी नहीं है, साथ में है वो तो बहुत ही छोटा भाई है, वो तो इतना समझ ही नहीं पाएगा, उसकी मदद क्या कर पाएगा। तो उन्होंने लकड़ी के साथ वो धोतियों को बांधा और उसकी मदद से धीरे धीरे करके कुएं में उतरने लगा। भाई रोने लगा तो उसने उसे समझाया कि उसे कुछ नहीं होगा। अब भाई तो छोटा था, पहले से बेचारा वो डर गया था, घबरा गया था, ऊपर से ये बड़ा भाई तो कुएं में उतर रहा था, तो वो तो डर के मारे जोर जोर से रोने लगा। तो उसे चुप कराते हुए लेखक ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम डरो मत, मुझे कुछ ना होगा, मैं ऐसे ही जिंदा वापस आ जाऊंगा, तुम मत डरो, तुम रो मत, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सही सलामत रहूंगा। वह डंडे से सांप को मारकर चिट्ठियाँ ले आएगा। वो कहता भी है मैं इस डंडे से सांप को मारूंगा और चिट्ठियों को लेकर वापस आ जाऊंगा। अपने भाई को बहला रहा था, समझा रहा था। नीचे उतरने पर पता चला कि कुएं में बहुत कम जगह है और सांप फन फैलाए हुए कुएं के ठीक बीचों बीच बैठा है। अब देखो, पहले तो बोल दिया बंदे ने कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, हाँ लेखक ने अपनी बात तो रख ली, लेकिन जब नीचे कुएं में उतर रहे थे तब उन्हें पता चला कि कुएं में जगह बहुत कम है, नीचे की ओर जाते समय जगह बहुत कम है और सांप तो क्या है, फन फैलाए कुएं के ठीक बीचों बीच बैठा है। वो जो सांप महाराज थे, वो नाग देवता जो थे, या उसकी जो मौत थी, वो तो बराबर फन फैलाकर नीचे बैठा था। क्यों? क्योंकि पहले तो हरकत कर दी थी उसको ढेला मारने की, और वो ढेला सीधे किसको लगा था, सांप को लगा था। तो इसीलिए सांप बराबर फन फैलाकर बैठा था, जैसे उसकी राह देख रहा हो कि आओ नीचे, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा हूँ। उसने कुछ मिट्टी डालकर सांप को एक तरफ सरकाया। अब उसने एक योजना की कि थोड़ी सी हाथ में मिट्टी ली और उसके ऊपर डाली ताकि सांप दूसरी ओर चला जाए। उसकी योजना क्या थी कि सांप दूसरी ओर चला जाए तो पहले तो वो चिट्ठी उठा लें, बाद की बात तो बाद में देखी जाएगी क्या होगा वो। फिर वह कुएं में उतर गया। सांप को पहले हल्का सा खिसका दिया दूसरे मिट्टी डाल के, ताकि वो थोड़ा चला जाए, थोड़ी जगह हो जाए करके, और फिर वो कुएं में उतर गए। पर वहाँ डंडा चलाने की जगह ही नहीं थी। अब देखो, डंडा तो लेके गए थे मारूंगा करके, हाँ सांप को मार डालूंगा, लेकिन जगह ही नहीं थी कुएं में कि वो डंडा चला सके, सांप के साथ युद्ध कर सके या सांप को मारने के लिए डंडा घुमाए। ऐसी वहाँ पर जगह ही नहीं थी, इतनी फैली हुई जगह थी ही नहीं वहाँ पर। लेखक की सारी योजना धरी की धरी रह गई।
उन्होंने जो भी सोचा था, जो भी आयोजन उन्होंने बना के रखा था, उसमें से कुछ भी नहीं हो पाया। पूरी योजना उनकी वैसी की वैसी धरी की धरी रह गई। चिट्ठियों को अपनी तरफ सरकाने के चक्कर में सांप ने उस पर वार किया और ढेर सारा जहर उसके डंडे पर उगल दिया। देखो क्या हुआ। चिट्ठियों को अपनी ओर लाने के लिए उन्होंने क्या किया, सांप के ऊपर वार किया डंडे से, क्योंकि चिट्ठियाँ सांप के नज़दीक पड़ी होगी। अब उनका जो मुख्य काम था वो तो चिट्ठियाँ निकालना था, सांप से बचना भी था और चिट्ठियाँ भी वापस लेनी थी। तो चिट्ठियों को अपनी ओर लाने के लिए उन्होंने सांप के ऊपर डंडे से प्रहार किया। तो क्या हुआ, सांप ने सीधे फुफकार मारी। जोर से डसने के लिए वो तैयार था, तो जोर से डस दिया उसने और बहुत सारा जहर जो था ना वो उसके डंडे पर उसने उगल दिया, उस डंडे पर उसने डाल दिया। जितना भी जहरीला जहर उसके अंदर था, विष था, वो डंक मारने के कारण पूरा जहर उस डंडे पर चिपक गया। लेखक ने घबराकर डंडा ही छोड़ दिया। क्या हुआ, डर के मारे, घबराहट के कारण लेखक ने तो जो अपने हाथ में डंडा था, जिस डंडे की वो दुहाई दे रहे थे ना कि इस डंडे से तो मैं यूं सांप को मार दूंगा, वो डंडा ही उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया। डंडा उनके हाथ से छूट गया, डंडा छोड़ दिया। फिर उसने युक्ति लगाई। इतना करने पर भी देखो वो डरे नहीं, थोड़ा बहुत डर था। मौत का डर तो देखो बच्चों सबको होता है। उन्हें भी पहले तो डर लगा इतने बड़े भयानक सांप को देख करके, लेकिन फिर जब मौत सामने आती है तो हमें कहीं ना कहीं से साहसी तो बनना ही पड़ता है। कहीं ना कहीं से हमें ज़िंदा रहने की तरकीब तो सोचनी ही पड़ती है। कोई ना कोई योजना या कोई ना कोई युक्ति तो हमें लगानी पड़ती है कि जिसके चलते हम बच जाए। अब तुम ही सोचो, तुम कहीं रास्ते से जा रहे हो, तुम्हारे पीछे या तो कुत्ता या तो शेर पड़ा है, तुम बहुत कोशिश करोगे और तेज़ भागने की और तेज़ भागने की, या तो फिर अगर तुम्हें आता है तो पेड़ पर चढ़ जाओगे, या तो कोई ऐसी जगह है जहाँ तक शेर नहीं आ पाता या कुत्ता नहीं पहुँच, तुम उसमें चले जाओगे, है ना। तो जब मौत आती है तो इंसान कोई ना कोई रास्ता, बचने का मार्ग कोई ना कोई निकाल ही लेता है। तो यहाँ पर भी उन्होंने साहस से काम लिया, हाँ, वार भी किया सांप पर। सांप ने सामने उसको डसने की तैयारी भी बताई, डस भी लिया, लेकिन पूरा जहर उनको न लगते हुए डंडे पर ही चिपक गया। अब उन्होंने डंडे को फेंक दिया। अब उसके दिमाग में और एक प्लान आया, एक युक्ति, और उन्होंने सोची। अब क्या किया उन्होंने, देखते हैं कि नई युक्ति में उन्होंने क्या किया। एक तरफ मिट्टी फेंककर सांप का ध्यान बटाया और चिट्ठियाँ उठाने में कामयाब हो गया। थोड़ी बहुत सारी मिट्टी ऐसे ली और दूसरी तरफ फेंकी ताकि सांप को लगे कि वहाँ पर कोई आया है, वहाँ पर उसका शिकार खड़ा है। तो उन्होंने थोड़ी मिट्टी ली और सांप का ध्यान बटाने के लिए दूसरी ओर फेंकी, और ऐसा करने में वो कामयाब भी हो गए। और जैसे सांप दूसरी ओर मुड़ा, जैसे सांप दूसरी तरफ गया, तुरंत उन्होंने चिट्ठियाँ निकाल ली। अब उसे हाथों के सहारे 36 फुट चढ़ना बहुत कठिन था। चिट्ठियाँ तो हाथ में आ गई, सांप भी थोड़ा दूर चला गया, लेकिन अब उन्हें जो काम करना था वो हाथों के सहारे उन्हें 1, 2, 5 फुट नहीं बल्कि 36 फुट के कुएं से बाहर निकलना था। अब इतनी चढ़ाई उनके लिए बहुत कठिन थी, बहुत मुश्किल थी इतनी चढ़ाई करना। सांस फूलती जा रही थी, छाती फूल गई थी, सांस धौंकने की भांति चल रही थी। ऊपर आकर वह बेहाल होकर गिर पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ही मुश्किल के साथ कहो या तो तकलीफ़ के साथ कहो, 36 फुट के कुएं को पार कर ही लिया। चढ़ना बहुत कठिन था, चढ़ाई तो बहुत मुश्किल थी, उनकी सांसें फूल रही थी,
उनकी छाती भी फूल गई थी, सांस भी धौंकनी की भांति चल रही थी, एकदम से जैसे धक 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 ऐसे चल रही थी। जैसे वो ऊपर आए कि ऊपर आकर के वो बेहाल होकर गिर पड़ा, जैसे उन्हें कोई होश ही नहीं रहा। थोड़ी देर के लिए वो बेहाल बेहोश होकर के गिर पड़े। सन 1915 में लेखक ने ये घटना अपनी माँ को सुनाई तो उसने भरी आंखों से उसे अपनी गोद में बिठा लिया। सन 1915 की बात है। घर आकर के लेखक ने ये पूरी घटना, अपना पूरा हाल, जो भी उनके साथ रास्ते में हुआ, कुएं में हुआ, सांप की बात, सब कुछ अपनी माँ को उन्होंने सुनाई। तो माँ भी थोड़ी सहम गई, घबरा भी गई, डर भी गई और रोने भी लगी, और उसने भरी आंखों से लेखक को अपनी गोदी में बिठा लिया। क्योंकि जो भी हो, लेकिन इतने करने के बाद लेखक जिंदा वापस आ गए थे। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो माँ बेचारी क्या करती। तो माँ को रोना आ गया उसकी बात सुनकर। उसने जो बात कही वो सुनकर माँ को बहुत रोना आ गया, और भारी आंखों से, मतलब अश्रु भरी आंखों से उन्होंने अपनी गोद में अपने बेटे को यानी लेखक को बिठा लिया और प्यार करने लगी। और हो सकता है कि ईश्वर का शुक्रिया भी अदा करने लगी हो कि उन्होंने उनके बेटे की सहायता की और उसे ज़िंदा वहाँ से वापस उनके सामने लाके रख दिया, है ना बच्चों। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से लेखक अपने बचपन की घटना को याद करते हैं, और बचपन में ही सिर्फ और सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने कितना साहसपूर्ण काम करके दिखाया था। एक सांप के सामने उन्होंने जंग खेल ली समझो, और अपनी जान भी बचाई, और बड़े भाई ने जो उन्हें काम दिया था वो भी उन्होंने समय रहते करके दिखाया। अगर ऐसी ही स्थिति हमारे सामने आ जाए तो हम तो आधे तो डर के मारे ही मर जाएंगे। लेकिन वो स्थिति ऐसी होती है कि जब मौत सामने हो तो हमें लड़ना ही पड़ता है। जब तक सांस रहती है, आखिरी उम्मीद रहती है, तब तक हमें मौत के सामने जंग खेलनी ही पड़ती है। लेखक ने भी वो ही किया, आयोजन के साथ, साहस के साथ। सामने जो मौत खड़ी थी सांप के रूप में, उसका मुकाबला किया और उस जंग में उन्होंने जीत भी हासिल की। कुएं में उतरना कोई सीधी बात नहीं थी, कोई सरल बात नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उतरे, और ये जानने के बाद कि वहाँ पर बड़ा वाला सांप बैठा है जो कभी भी उन्हें डस सकता है और कभी भी उनकी जान जा सकती है, बावजूद वो चिट्ठियाँ निकालने के लिए कुएं में उतरते हैं। वहाँ किस प्रकार से योजना के साथ वो सांप का ध्यान बटाते हैं, चिट्ठियाँ निकाल भी लेते हैं, और 36 फुट कुएं को वापस पार करके बाहर आ जाते हैं, और ये घटना अपनी माँ को भी सुनाते हैं। तो बहुत ही सुंदर कहानी हमारे सामने रखी गई है। लेखक की साहस भरी गाथा को हमारे सामने दर्शाया गया है। अब इनके जो लेखक है, इस कहानी के कहानीकार जो है, उनका थोड़ा सा परिचय हम प्राप्त कर लेते हैं। वे है श्री राम शर्मा। जन्म 1996, मृत्यु 1967। एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे जो प्रारंभ में अध्यापन कार्य करने के बाद लंबे समय तक स्वतंत्र रूप से राष्ट्र और साहित्य सेवा में जुटे हुए रहे। विशाल भारत के संपादक के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त की। हिंदी में शिकार साहित्य के अग्रणी लेखक माने गए। प्रमुख रचनाएं शिकार, बोलती प्रतिमा तथा जंगल के जीव, ये सभी शिकार संबंधी पुस्तकें हैं। सेवाग्राम की डायरी एवं 42 के संस्मरण इत्यादि। तो इस प्रकार से श्री राम शर्मा जी ने हिंदी साहित्य में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और बहुत ही अग्रणी लेखक के रूप में वो प्रसिद्धि को प्राप्त किए हैं।
और बहुत सारी रचनाएं उन्होंने हिंदी साहित्य जगत को दी है। तो बच्चों, आज हमने श्री राम शर्मा जी द्वारा रचित कहानी स्मृति को पढ़ा कि जिसमें लेखक की बचपन की एक बहुत ही साहस भरी घटना का वर्णन हमारे सामने किया गया, उनके साहस को हमारे सामने उजागर किया गया। मौत के साथ उन्होंने किस प्रकार से बात भिड़ ली थी, उस बात को भी हमारे सामने रखा गया और मौत को उन्होंने किस प्रकार से जीता, उस जंग को उन्होंने कैसे जीता, कैसे योजना बनाई और किस प्रकार से उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया था, उस बात को हमारे साथ उन्होंने शेयर किया है, हमें बताया है। तो हमें भी उनके जीवन से ये प्रेरणा लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं कठिन शब्दों की ओर। कहानी से जुड़े हुए कुछ कठिन शब्द हैं, इस प्रकार से हैं। कसूर, अर्थ होता है दोष। मज्जा, अर्थ होता है हड्डी के भीतर भरा हुआ मुलायम पदार्थ। प्रकोप, उसका अर्थ होता है क्रोध। जुरे, अर्थ होता है तोड़े, बैर तोड़े। किलोल, उसका अर्थ होता है क्रीड़ा। उजकना, उसका अर्थ है उचकना। बाद में है उफान, उफान का अर्थ होता है ऊपर उठना। उसके बाद है मृगशावक, मृगशावक का अर्थ होता है हिरण का बच्चा। तत्पश्चात है उद्वेग, अर्थ होता है बेचैनी। उसके बाद जो शब्द है वो है कपोल, कपोल का अर्थ होता है गाल। हमारे जो गाल होते हैं ना, मुलायम मुलायम गाल, उसे कहते हैं कपोल। दृढ़ संकल्प, अर्थ होता है पक्का इरादा या तो पक्का निर्णय। दुविधा, उसका अर्थ है संदेह अथवा असमंजस की स्थिति में होना। तो ये कुछ कठिन शब्द थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ये प्रश्न आपको उत्तर समेत अपनी कॉपी में लिखना है। अभी आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपके ग्रुप में व्हाट्सएप के द्वारा भेज दूंगी और आपको इसके उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? दूसरा प्रश्न, किन कारणों से लेखक चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? पुनः एक बार प्रश्न, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? तीसरा प्रश्न, सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई? सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई? आगे का प्रश्न, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखें। उनकी साहस भरी गाथा को आपको अपने शब्दों में बयां करना है, लिखना है। और अंतिम प्रश्न है, इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है? आप भी बहुत शरारती बच्चे हैं ना, बहुत शरारत करते रहते हैं। तो ऐसा ही प्रश्न है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है? तो बच्चों, इन सभी प्रश्नों को उत्तर सहित आपको अपनी हिंदी की कॉपी में लिख लेना है और गृह कार्य करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपके नाम के साथ भेजना है। नए सेशन में हमारी मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी बच्चे अपने घर में स्वस्थ, सलामत और सुरक्षित रहें। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।